बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है, तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे आप ठीक तो हैं? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है।
ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो, छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है।
और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। साल 1996, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले की वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आती है तो रूह कांप उठती है। मैं उस समय 15 साल का था और जून में मेरे फादर के ट्रांसफर के कारण हमें एक दूसरी जगह सेटल होना पड़ा। इस जगह के खौफनाक सच से हम सब अनजान थे। एक दिन स्कूल से निकलते ही काले बादल ढाने लगे। मैं इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा क्योंकि मेरा घर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था और ऐसे में भीगने की पूरी संभावना थी। अरे आदर्श, तू भाग क्यों नहीं रहा है? जल्दी घर पहुंच, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए और दहशत का समय भी। मैं मेरे दोस्त की बात ठीक से नहीं समझ पाया और मैंने उसे रोकते हुए बोला, तेरे कहने का क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि अगर हम घर तक भागे तो ये तय है कि भीग जाएंगे हम, और मंडे को सबमिट करने वाला प्रोजेक्ट भी मेरे बैग में है। पानी की चंद बूंदे भी मेरे हफ्तों की मेहनत बर्बाद कर देगी, जो मैं नहीं चाहता। तो तू क्या चाहता है? मौत? इसमें मौत की बात कहां से आई? देख आदर्श, मेरे पास अभी तुझे समझाने का समय नहीं है। अगर तुझे खड़ा रहना है तो खड़ा रह, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश तेज होने के बाद उसके बूंद से भी दूर रहना। अगर बारिश में कोई भी छाता लिए तेरे पास आए तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि वो बहरूपिया तुझे खूनी बारिश में फंसाकर एक भयानक मौत की नींद सुला देगा। इतना कहने के साथ ही नितिन भी वहां से निकल गया। लेकिन उस समय गौर करने वाली बात यह थी कि अब आसपास के सभी लोग भागने की फिराक में थे। दुकानदार दुकानें बंद करके जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। वहीं वॉचमैन अंकल भी जल्दी से ताला मारकर घर जाने की जल्दबाजी में थे। कुछ ही समय में मेरे आसपास का पूरा माहौल सुन्न हो गया और एक लौता सिर्फ मैं ही उस अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहा। कुछ देर में बारिश ने अपना एक भयानक रूप ले लिया, जिसके चलते अब मेरा जाना तो और मुश्किल हो गया। स्कूल था तो फोन तो लाया नहीं और ना ही कोई मदद करने वाला दिखाई दे रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बारिश अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब मुझे भी घर जाने की चिंता होने लगी और अब एक ऐसा भी समय आया जब सूरज लगभग ढल चुका था। मेरे अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देने लगे। जब मैंने बारिश को लाल होते हुए देखा, मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये बारिश अब लाल क्यों हो रही है। लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि वो कोई रंग नहीं बल्कि खून है। और तभी मुझे नितिन की कही हुई बात याद आई जो उसने बताई थी खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ये बारिश एक खूनी बारिश थी, लेकिन आज तक जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसी किसी खून की बारिश को ना तो होते हुए देखा और ना ही कभी सुना था। अब तो बदबू भी आने लगी थी और तभी मुझे दूर खड़ा एक आदमी दिखा जिसने छाता लगा रखा था और एक दीवार को एकटक घूरे जा रहा था। मैं उसके नजरिए को कुछ समझ नहीं पाया,
और उसे आवाज देने लगा। हेलो, ओ चाचा, हेल्प करो प्लीज, मैं इस बारिश में फंस गया हूँ। मैं उस स्ट्रेंजर को आवाज देने लगा। मुझसे काफी दूरी पर खड़ा होने के बावजूद उसने मेरी आवाज साफ सुनी। उसके चलने का तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके चलने का तरीका कुछ यूं था जैसे कोई भेड़िया खड़ा होकर सीधा बढ़ता हो अपने शिकार की तरफ। वो स्ट्रेंजर मेरे एकदम करीब आ चुका था, लेकिन फर्क इतना था कि वो उस भीगते बारिश में छाता लिए खड़ा था और मैं उससे थोड़ी दूरी पर एक मकान की छत के नीचे बारिश से छुपा हुआ था। वो स्ट्रेंजर मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा और मुझे भी अब सेफली घर पहुंचने का यही एक रास्ता नजर आ रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर उस अनजान आदमी के हाथों पर पड़ी तो मेरे कदम वहीं लड़खड़ाने लगे। मैंने देखा उस आदमी ने अपने हाथ में खून से लथपथ चाकू पकड़ा हुआ था, जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था। उस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले उसी चाकू से किसी के जिस्म को फाड़ा हो। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया और वापस पीछे हट गया, पर तभी मैंने देखा कि सामने खड़े उस शख्स का चेहरा बदलने लगा और उसका चेहरा किसी भेड़िए की तरह होने लगा। नुकीले दांत और पंजे खतरनाक। हिम्मत करके मैं वहीं खड़ा रहा और तभी एक बिजली कड़की और वो भेड़िया मानव वहां से गायब हो गया। लेकिन तभी मुझे एक आदमी दिखा जो अभी तक अपनी दुकान में ही था और शायद मेरी तरह वो भी इस खूनी बारिश में फंस चुका था। मैं उससे दूर था, लेकिन मुझे फिर भी सब कुछ दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी अभी जैसे ही पलटा कि वो भेड़िया मानव उनके पीछे अचानक से कहीं से हाजिर हो गया। ये वही था जो कुछ समय पहले मुझे गुमराह करने की साजिश में था। उस भेड़िया मानव के दिखते ही वो आदमी अपना संतुलन खो बैठा और बिना कुछ सोचे समझे उस छांव से बरसते खूनी बारिश में भीगते हुए भागने लगा। लेकिन उस वक्त मेरी नजर उस आदमी से हटते हुए उस भेड़िया मानव पर गई। मैंने उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक बार भी उस शैतान ने उस आदमी का पीछा नहीं किया और ना ही उस पर झपटा। लेकिन बावजूद इसके कुछ ही देर बाद वो आदमी चिल्लाने लगा और भागते भागते अपने आप ही उसकी रफ्तार भी कम होने लगी। वो अपने आप सूखने लगा और कुछ पल में उसके शरीर की अंतड़ियां बाहर आने लगी और रास्ते पर ही गिरकर बेहोश हो गया। वो जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो का लग रहा था, सच बताऊं तो अब उसका वजन 10 किलो से ज्यादा भी नहीं होगा। तभी दूर से वो भेड़िया मानव भागता हुआ वहां पहुंचा और उस आदमी को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। मैंने और एक चीज भी देखी कि उस आदमी को जब खूनी बारिश में खींचता हुआ वो भेड़िया मानव जंगल में ले जा रहा था, तो उसके साथ कुछ लोग भी थे जो एकदम सूखे हुए और डरावने दिख रहे थे। वो लोग मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन लगातार मुझे ही घूर रहे थे। समय खराब था, लेकिन नसीब अच्छा, तो वो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाकर मेरी सांस में भी सांस आई, क्योंकि अब तक मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैं घर पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। डांट तो बहुत मिली, लेकिन सच कहूं तो आज की घटी घटना उस वक्त बताना सही नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं अपने दोस्त नितिन के घर गया अपने साथ घटी घटना को बताने। नितिन, नितिन, बाहर आ, मुझे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज देने के कुछ देर बाद नितिन के घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। कौन हो बेटा? किससे मिलना है? मैंने जवाब दिया, नितिन। यह सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। नितिन, चलो जाओ। नितिन अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। जाओ। क्या?
लेकिन क्यों? क्योंकि कल उस मनहूस बारिश ने मेरे पोते की जिंदगी छीन ली। निगल गई मेरे पोते का शरीर वो मनहूस बारिश। अब मैं थोड़ा बहुत इस चीज को रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि कल नितिन उस बारिश के शुरू होने से ठीक कुछ समय पहले निकला था। मैं गहरी सोच में डूबा और उनसे उस खूनी बारिश की सच्चाई पूछी। दादी, आखिर इस गांव में बारिश का रंग लाल क्यों होता है? क्या गिरता है बारिश के पानी से? इस मनहूस गांव को पिछले 150 साल से हाय लगी है। कहते हैं एक जमाने में अचानक यहाँ पे भूखमरी फैल गई थी, जहाँ बारिश समय पर न होने के कारण इस गांव के बहुत से किसानों ने खुद का कत्ल कर लिया। और तभी एक मनहूस काल ने भी पहरा दिया। इस गांव से एक पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक तांत्रिक ने अपने गुलाम, जो कि एक भेड़िया था, उसे मानव के भेष में यहाँ भेजा, जो इंसानों के शरीर में से खून को गायब कर देता था। लेकिन कई पूजा पाठ के बाद इस विधि को नियंत्रण में लाया गया और अंत में यह निश्चित हुआ कि इस गांव में कभी भी ऐसी बरसात नहीं होगी जिससे कोई भी काम किया जाए। लोगों के मुताबिक गांव को हाय लगी है और इसी कारण साल के 6 महीने इस गांव में बारिश होती है। लेकिन वो बारिश पानी की नहीं बल्कि खून की होती है, जिसे खूनी बारिश के नाम से दहशत की दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं जो कोई शख्स या जानवर भूला भटका इस बारिश में निकलता है तो अपने आप ही उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। उसके शरीर में से खून गायब होने लगता है और जितना समय वो खूनी बारिश की बूंदों में बिताता है, उतने समय तक लगातार खून उसके शरीर से गायब होकर उस भेड़िए के जिस्म में जाता है, जो उसे और भी ताकतवर बनाता है। सच कहूं, इसके बाद कुछ और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब तक मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ चुका था और मैं वहां से फौरन अपने घर लौट गया, अपने दोस्त नितिन के मौत के मातम और एक भयानक दहशत के साथ। मैंने अब इसे छुपाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की जान पर बन सकती थी। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश इस गांव पर अपना दस्तक दे, हमें निकल जाना चाहिए। 2 दिन के भीतर हम वापस अपने होम टाउन आ गए और पापा ने भी अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया। इस घटना को मैं अपने जीवन का सबसे सुखद और भयानक लम्हों में शामिल करूंगा, क्योंकि आज इतने सालों बाद भी इस घटना की बू मुझे आज भी महसूस होती है। आदर्श उस खूनी बारिश की घटना को याद किए अपने घर में बैठा था। बगल में उसकी बीवी नूरा भी बैठी हुई थी। आज 20 साल हो गए उस दर्दनाक हादसे को, जिसमें मैंने अपने दोस्त नितिन को गंवाया था, पर आज भी दिमाग और दिल में वो रात साफ साफ याद है। तुम क्यों उस रात को याद करके परेशान होते रहते हो? छोड़ो भी, आज हम कितने दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे हैं और तुम हो कि मूड ऑफ किए बैठे हो। सॉरी डार्लिंग, चलो जाते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, आज तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। मैंने नया ड्राइवर रखा है ताकि हम पीछे आराम से बैठ सके। लेकिन तुम्हें वो कहाँ से मिला? कल जब मैं अपने ऑफिस में इंटरव्यू ले रही थी तभी ये वहाँ आया। ऑफिस में जॉब के काबिल तो नहीं था, पर नौकरी के लिए बहुत गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए मैंने तरस खाकर इसे अपना ड्राइवर रख लिया। पर क्या उसे गाड़ी चलानी ठीक से आती है? क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है और मैंने भी इसे अब तक नहीं चलाया, और मैं नहीं चाहता कि पहली ही ड्राइव में गाड़ी को या हमें कुछ हो जाए। तुम उसकी चिंता मत करो, कल दिन भर ये मेरे साथ ही था, मेरा ड्राइवर बनकर। मुझ पर भरोसा रखो, हमें और गाड़ी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी अच्छी चला लेता है। ठीक है, बुलाओ उसे, हमें निकलना है। उसे बाहर गाड़ी में ही बिठाया है ताकि हमें देर ना हो। नाइस, ये अच्छा किया तुमने।
चलो, रात से पहले हमें वहां पहुंचना है। आदर्श और नूरा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। 3-4 घंटे का सफर हो चुका था और पीछे नूरा को नींद आ रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। घूमने की जिद तुमने की थी और तुम ही सोना चाहती हो। बाहर का नजारा देखो कितना अच्छा है और हमें पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। माहौल का मजा लो। मुझे पता है, मैं ही आना चाहती थी, पर मुझे अब नींद आ रही है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम वापस घर चले। रात से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है। थोड़ी देर सो जाऊंगी ना तो मुझे अच्छा महसूस होगा। कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम करो और सो जाओ। नूरा आदर्श के कंधों पर सिर रखकर सो गई। मंजिल अभी दूर थी और बाहर अंधेरा हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद आदर्श को भी बहुत नींद आने लगी। अरे सुनो, मैं भी सो रहा हूँ। हम जब पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। जी सर। मुझे ये रास्ता पता है। यहाँ बहुत गड्ढे हैं और बहुत ही पतला रास्ता है ये, इसलिए आराम से और धीमे से चलाना। जी सर। ड्राइवर को समझाने के बाद थोड़ी ही देर में आदर्श भी सो गया। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और बाहर काले बादल छाने लगे थे। ड्राइवर ने आईने में आदर्श और नूरा को देखा तो वो दोनों शांति से सो रहे थे। तभी ड्राइवर का चेहरा आईने में दिखा तो वो बिल्कुल आदर्श की तरह दिखाई दे रहा था। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे बारिश जोर पकड़ने लगी। बिजली का कड़कना भी शुरू हो चुका था। एक बहुत तेज बिजली की आवाज सुनकर आदर्श की नींद खुल गई और वो बाहर देखने लगा। ड्राइवर, हम कहाँ पहुंचे हैं? जंगल के रास्ते पर है सर। जंगली जानवरों का ध्यान रखना। रात को वो रास्ते पर घूमते रहते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। अच्छा है, मतलब जंगल पार करते ही हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और पहुंचकर नूरा का ध्यान रखना होगा। बुखार सा लग रहा है, पर ये कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। अरे सुनो, ये बारिश कब शुरू हुई? 1 घंटे पहले। ठीक है, बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इतनी जोरदार बारिश हो रही है। तुम संभाल कर चलाना। इतना कहकर वो सोने जा रहा था कि तभी उसकी नजर हेडलाइट पर पड़ी और वो डर से कांपने लगा। लाइट में उसे वो बारिश की बूंदें लाल नजर आ रही थी। अरे, ये तो वही खूनी बारिश है जो मैंने बचपन में देखी थी। लेकिन ये यहाँ कैसे? गाड़ी रोको। अरे, ये कहाँ ले आए हो तुम? आदर्श ने बाहर झांक कर देखा तो उसे कुछ अजीब और अनजान सा महसूस हुआ। ये वो जंगल नहीं है जहां से हम जाने वाले थे। ये कोई और जंगल है। हमें यहाँ नहीं आना था। जल्दी से गाड़ी को वापस घुमाओ, वरना सब मारे जाएंगे। इतने में नूरा सोते हुए कहने लगी, सब नहीं, सिर्फ तुम मरोगे। नूरा की आवाज में एक भारीपना था जो एक औरत का नहीं लग रहा था। आदर्श नूरा के मुंह से ये सब सुनकर चौंक गया। नूरा ने आंखें खोली और धीरे धीरे उसका चेहरा और शरीर बदलने लगा। आदर्श बहुत डरा हुआ था। नूरा का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ देख आदर्श सोच में पड़ गया। कौन हो तुम? ठीक से याद करो मेरे दोस्त, दिमाग पर जोर डालो।
क्या तुम्हें याद नहीं? ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा मुझे। शायद डर की वजह से तुम्हें याद नहीं आ रहा। ठीक से देखो मेरे चेहरे को। फिर उसे अचानक याद आया कि ये तो उसका बचपन का दोस्त नितिन का चेहरा है, जो खूनी बारिश का शिकार हो गया था। अब उसका शरीर बिना खून का सूखा हुआ लग रहा था। तुम यहाँ कैसे? मेरी नूरा कहाँ है? आदर्श बुरी तरह से डर गया और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ड्राइवर, यहाँ से वापस चलो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो वही खूनी दरिंदा भेड़िए की शक्ल वाला आदमी था जिसे उसने बचपन में देखा था गांव के अंदर। उस वक्त तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे शरीर में ज्यादा खून नहीं था, पर अब तुमसे बहुत खून मिल सकता है। शैतान आदर्श को धोखे से उसी गांव में लेकर आया था जहां से आदर्श बचपन में भागा था। तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं इस खूनी बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो बारिश अंदर आएगी। मतलब? इसका मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। शैतान ने हाथ से गाड़ी की छत को उखाड़ दिया और बाहर फेंक दिया। छत के उखड़ते ही बारिश का खून आदर्श के शरीर पर गिरने लगा। आदर्श जोर जोर से चीखने लगा, पर उस सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे आदर्श का शरीर सिकुड़ने लगा और बारिश का जोर भी बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में आदर्श का शरीर एक मांस चढ़े कंकाल की तरह दिखने लगा और वैसे में ही उसकी मौत हो गई। वो शैतान और नितिन गाड़ी से नीचे उतरे और आदर्श के शरीर को भी गाड़ी से नीचे उतारा। शैतान आदर्श को खींचकर रास्ते के बगल वाले जंगल में ले गया और नितिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पहले इस गांव में साल के 6 महीने खूनी बारिश होती थी, लेकिन अब तक हत्याएं इतनी हो चुकी थी कि अब पूरे साल भर इस खूनी बारिश का कहर उस गांव को सहना पड़ता था।